हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनको बता दूं कि उनकी 3 बुक्स होती है। तो आपका एग्ज़ाम है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि इस पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे जो व्याकरण है ना, देखो इस बार आपने संधि विच्छेद, लिंग बदलो वचन, ये अलंकार, इस तरीके की व्याकरण नहीं आती। तो आपकी जो व्याकरण है ना, वो एक रिटन या राइटिंग, हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो संचार किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं ना, तो उसे संचार कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा संचार के तत्व कौन से होते हैं, तो देखो पहले भेजने वाला होना चाहिए। जैसे संचार का मतलब समझ में आ गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब हम अपनी बातों को रखते हैं ना, अपने विचार प्रकट करते हैं, उसे संचार कहते हैं। तो संचार में कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? तो पहला चाहिए स्रोत, भेजने वाला व्यक्ति। फिर जो उसको भाषा आती होगी ना, वो उन शब्दों को जोड़ेगा, ठीक है, उसका एक संदेश बनाएगा, तो उसे बोलते हैं कूटीकृत यानी कि एनकोडिंग। फिर उसका एक संदेश बन जाएगा। संदेश बनने के बाद फिर वो किसी माध्यम का प्रयोग करेगा, जैसे मुंह से बोल रहा है या रेडियो से, टेलीविजन से। फिर सामने वाला जो उसको समझेगा ना, उस संदेश को, जो उसका मतलब निकालेगा, उसे बोलते हैं डिकोडिंग करना। एग्जाम में ना कोई एक पॉइंट इसका दे देगा, आपसे पूछेगा उसका मीनिंग, और फीडबैक मतलब अगर हम उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं ना कि हमें समझ में आया नहीं आया, उसे फीडबैक कहते हैं। और इसमें एक चीज होती है श्योर, जो संदेश को रोक सकता है। समझ में आ गया आपको? तो आगे हम पढ़ते हैं, इसमें आगे भी है। आगे संचार कितने प्रकार का होता है? जैसे एक सांकेतिक होता है, ठीक है। सांकेतिक मतलब जब इशारों से बात करते हैं। मौखिक मतलब जब हम मुंह से बोलते हैं। अमौखिक मतलब जब हम बिना बोले ही अपनी बात किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमौखिक बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्व्यक्तिक। जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, उसे अंतर्व्यक्ति कहते हैं। और अंतर्व्यक्ति मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। समूह मतलब जब कुछ लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें आपस में वो विचार विमर्श कर रहा है ना, चर्चा कर रहा है, उसे हम समूह संचार कहेंगे। जनसंचार का मतलब होता है जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों से हम संपर्क बनाते हैं, जिसमें हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बच्चों जनसंचार कहते हैं। ठीक है। फिर ये है कि संचार करता क्या है, आप अपने बना के लिख सकते हो। हम अपनी बातों को संचार के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। मनोरंजन का काम करता है, समस्या को सुलझाने का काम करता है बना बना के। ऐसे जनसंचार पूछ ले तब भी अभी लिख सकते हैं। शिक्षित करता है, सूचना देता है, एजेंडा तैयार करता है, भविष्य में क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में राय बनाने का काम करता है, मंच उपलब्ध कराता है। ऐसे ही जनसंचार के आज के जमाने के कौन से मीडियम है, कौन से माध्यम है? तो आज के ज़माने में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आता है। फिर ये कि भारत में पत्रकारिता कब आई? तो आज से 400 साल पहले आई थी, ठीक है। और इसको लाने वाले व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जिन्होंने बंगाल गजट पत्रकारिता इंट्रोड्यूस करी थी 1780 में। एक बार इसकी तारीख को कंफर्म कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र था ना, वो उन्नत मारतंड था। 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, और इसका संपादन किया था पंडित जुगल किशोर जी ने। ठीक है। आज़ादी से पहले जो पत्रकार थे वो कौन कौन से? जैसे आपसे पूछ रहेगा 2 पत्रकारों के नाम बताओ जो आज़ादी से पहले थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी लिख देना, ठीक है, या नारायण मिश्र लिख देना। फिर आज़ादी के बाद के पत्रकारों के नाम बताओ, तो 2 याद रख लो कोई से भी, मनोहर श्याम, राजेंद्र माथुर। अगर एमसीक्यू में आएगा तो पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा आज़ादी के बाद था, तो ऐसा भी आ सकता है। अगर आपको सारे लाना है तो वेरी गुड। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक है, देखो जी मार्कोनी ने किया था। 1885 में, इटली का रहने वाला था ये। ऐसे एग्जाम में पूछे थे कि रेडियो का आविष्कार जिसने किया था वो कौन से देश से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, भारत की बात हो रही है। और टीवी की शुरुआत कब हुई भारत में? 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, देखो एक आता है एग्जाम में, एक लीनियर।
अगर एक लीनियर आए तो मतलब उसका एक काम है देखने सुनने का। तो रेडियो जो है ना, रेडियो वो एक लीनियर है, क्योंकि उससे हम केवल श्रव्य मतलब सुन सकते हैं। जबकि टीवी जो है ना वो दो लीनियर है, उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। फिर ये है कि सिनेमा का आविष्कार किसने और कहाँ किया। तो सिनेमा का आविष्कार जो था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और वो अमेरिका के थे, ठीक है। भारत की पहली गूंगी फिल्म कौन सी थी। मूक मतलब जो बोल नहीं सकती। तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम था, और बनाने वाले व्यक्ति थे दादा साहब फाल्के। और बोलती फिल्म 13 को उल्टा कर दो 31, ठीक है। और बोलती फिल्म का नाम था आला मारा। इंटरनेट के फायदे आप अपने बना के लिख दो कि इंटरनेट से दूर दूर की सूचनाएं हम शीघ्र अतिशीघ्र ग्रहण कर सकते हैं, और हम घर बैठे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको सुलझा सकते हैं। ये पुस्तकालय प्रदान करता है, मनोरंजन का साधन है। हानि आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बच्चे जो है वो गेम खेलते हैं जिसके अपना समय नष्ट कर देते हैं। कई बार जो है किसी की, जैसे किसी ने कुछ लिखा हुआ है उसको दूसरे लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति मुख्य होता है तो उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। इस तरीके से बना बना कर लिख सकते हैं। जनसंचार माध्यम का लाभ क्या है और नुकसान क्या है। जनसंचार मतलब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों से संपर्क बनाना। फायदा ये है कि हम बहुत से लोगों से संपर्क बना सकते हैं, सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। नुकसान ये है कि अगर किसी ने गलत उसमें सूचना दे दी तो बहुत से लोगों तक वो इंफॉर्मेशन गलत पहुंच जाएगी। इससे जो है उसका जो उद्देश्य है ना सूचना का, वो जो गलत होने की वजह से कई समस्या को पैदा कर देगा। तो आप इसे बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर यह है कि विश्व के पहले समाचार वाचक का नाम कौन सा है। तो मतलब बोलने वाले विश्व के सबसे पहले देवर्षि नारद जी को जानते हो ना आप, तो उन्हें ही विश्व का सबसे पहला समाचार वाचक माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। द्वारपाल का क्या कार्य होता है। देखो जब हम जनसंचार का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाती, तो वो दूसरों तक पहुंच जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सारी की सारी जो जनसंचार में सामग्री है ना, जो इंफॉर्मेशन है, वो नियंत्रण रह सके, नियंत्रित रह सके, कंट्रोल रह सके, उसे द्वारपाल कहते हैं। तो ये क्या करता है, सारी सूचनाओं को नियमित करता है, ठीक है। उसको जो अवांछित है ना उसको प्रकाशित होने से रोकने का काम करता है, लोगों तक गलत सूचना ना जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करता है द्वारपाल, ठीक है। तो पत्रकारिता किसे कहते हैं। देखो पत्रकारिता अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। पत्रकारिता में घटनाएं, समस्याएं, सूचनाएं, ठीक है, ये सब बताई जाती हैं। समाचार के लिए आवश्यक तत्व बताइए। जैसे अगर आप समाचार, जैसे अखबार वगैरह है, कोई भी अगर लिखी जा रही है तो उसका मुख्य जो है ना उसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं। तो देखो उसमें नवीनता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी अखबार या समाचार लिख रहे हैं तो वो उसमें नयापन होना चाहिए, ठीक है। वो प्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जनता के प्रति रुचि होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हो कि वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, ठीक है। और वो संबंधित होनी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं उससे संबंधित होनी चाहिए, और पूरी जानकारी देने वाला होना चाहिए, पाठक वर्ग के अनुसार होना चाहिए, जिससे पाठक वर्ग रुचि ले सके, ठीक है। और जो पाठक वर्ग ढूंढना चाहता है वो उसमें सारी जानकारी हो, अपने आप बना बना के आप बता सकते हैं। तो डायरी क्या होती है। जब एक मोटी जिल्द किसी किताब या किसी कॉपी पर लगाई जाती है ना, या आप किताब तो मत बोलना, गलत हो जाएगा। जब पन्नों पर एक मोटी जिल्द चढ़ाई जाती है जिसमें 365 दिन की तिथियां होती है, लाइन वाइज होती है, क्रम वाइज होती है, उसे डायरी कहते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध डायरी के नाम को आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये लिखा है, एमसीक्यू में आपको बताना होगा। सबसे फेमस ये क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये बहुत बार आया हुआ है। और पैरों में पंख बांधकर रामवेश बेनीपुरी की बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सारा पढ़ लेना, मैंने दो मेन बता दिए, ठीक है। फिर सरकारी पत्र किसे कहते हैं, जो औपचारिक होता है, जिसमें नियम मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते हैं। मुख्य टिप्पणी क्या होती है। अब बाकी आप आराम से देख लो, मैंने जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम जो था अभी
तो मैंने उसके हिसाब से बता दिया, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यह है कि प्रेस विज्ञप्ति है, जैसे अगर कोई कार्यालय है, जैसे आप आरबीआई को ले लो, अगर वो किसी प्रकार की जानकारी पब्लिक को बताना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एक जो इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं ना प्रेस में, जो न्यूज़ रिपोर्टर के सामने बताते हैं ना इंफॉर्मेशन, तो प्रेस विज्ञप्ति होता है। आप इसको पढ़ के देख लेना, अगर क्वेश्चन में प्रेस विज्ञप्ति आ गया तो उसको कैसे लिखा जाता है, ऊपर जो सी संस्था बता रही है उसका नाम आ जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे प्रेस विज्ञप्ति, फिर उसके बाद जो टॉपिक किसके बारे में हम पब्लिक को बताना चाहते हैं, जैसे आरबीआई कह रहे हैं कि बैंक से जुड़े सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी है, तो फिर इस तरीके से निर्णय लिया गया, फैसला हुआ, ये वो आप अपनी लैंग्वेज बना बना के लिख सकते हैं। फिर एक या तो आपके परिपत्र आ सकता है, ठीक है, तो परिपत्र कैसे लिखा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, तो परिपत्र आप पढ़ सकते हैं। कार्यसूची आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कार्यसूची का एग्जाम्पल है ये, आप पढ़ के इसे देख लें कि क्या क्या कार्य हुए थे, उसके बारे में सारा का सारा यहाँ पे ज्ञान दे रखा है। तो ऐसा कोई भी आएगा तो पैटर्न आप पढ़ लो, कार्यसूची 2 दे रखी है, दोनों पढ़ लो। फिर या तो कार्यवृत्त आ सकता है, ठीक है, ये कार्यवृत्त का एग्जाम्पल है। कार्यसूची और कार्यवृत्त हल्का सा अलग होता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रतिवेदन है, आप इसे भी देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में एक सौवृत्त लेखन आएगा, जैसे आप पहले पत्र लिखोगे, जैसे जॉब लेटर लिखते हैं ना, फिर आपको उसके बारे में मतलब अपने बारे में सबको बताना पड़ेगा, तो उसके बारे में जैसे अगर सौवृत्त आए तो पहले एप्लीकेशन जरूर लिखना जिस पद की बात की गई है। बच्चे ना सौवृत्त बोलते तो ये लिखते नहीं है, तो कई टीचर्स फिर मार्क्स नहीं देते हैं। तो जॉब लेटर आता है ना, वही जॉब लेटर की तरह आपको लिखना है, बस थोड़ा सा अलग होगा, आप पढ़ेंगे ना आपको पता लग जाएगा। फिर आपको सौवृत्त बताना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, कुछ भी लिख देना, ये बनावटी है, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए, आप खूब पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।